हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजकुमार कुमार साहब। मैं थर्ड ईयर में स्टूडेंट एट एम्स गुवाहाटी। और आज के इस वीडियो में हम समझते कंप्लीट करेंगे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न एनसीईआरटी से। और पूरा का पूरा एनसीईआरटी को हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। कोई भी लाइन स्किप नहीं करने वाले, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर को पहले से पढ़ रखा है तो आपका यहाँ पे बहुत ही फास्ट में डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी का, ठीक। और जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी में, सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो, इस धरती पर जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ करना और रिप्रोडक्शन। तो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? सेल डिवीज़न से करते हैं। वो उसमें सेल्स डिवीज़न प्रोसेस होता है, ठीक है। जो सिंगल सेल होता है वो डिवाइड करता है, ठीक है, पेरेंट सेल होता है, और दो डॉटर सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, फिर मिलियंस ऑफ सेल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, नया सेल पॉपुलेशन बनाते हैं। इवन हम लोग भी इतने बड़े हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम लोग भी सिर्फ एक सिंगल सेल से डेवलप हुए हैं, सेल डिवीज़न करके। तो ओवरऑल इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, बड़े जिसके बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो सब के सब जो है वो एक सिंगल सेल से ही डिराइव्ड हुए हैं, और ये बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न पॉसिबल हुआ है। तो सेल साइकिल का डिफिनेशन क्या है? ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें सेल जो है वो अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है, मतलब डीएनए को डुप्लीकेट करता है, और अदर कंस्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज करता है, उसके नंबर्स बढ़ाते हैं, अमाउंट बढ़ाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया एंड जो भी होता है, ठीक है। और फिर फाइनली वो डिवाइड कर जाते हैं डॉटर सेल्स में, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। और ये सेल के अंदर जितने भी, ये सेल साइकिल में जितने भी जो प्रोसेस हो रहा है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, मतलब एक तरीके से होता है, पूरा कोऑर्डिनेशन बनाता है, इसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक है। डिवीज़न जो हो वो पूरा करेक्ट डिवीज़न हो, और जो प्रोजेनिक सेल बनेगा उसमें जीनोम जो है वो इंटैक्ट जाए, मतलब सही अमाउंट में जाए और उसमें कोई एरर ना हो, ठीक है। ये इसीलिए इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए जो सेल साइकिल होता है हमारा कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। एनसीईआरटी में लाइन मेंशन किया गया है कि देखो, सेल ग्रोथ जो होता है ना, सेल ग्रोथ का मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्म के अमाउंट इंक्रीज जो होना है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब वो हमेशा होता रहता है सेल के अंदर। बट जो डीएनए सिंथेसिस है ना, डीएनए का जो अमाउंट डबल होता है, ठीक है, डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेट करता है, तो वो जो होता है एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। सेल ग्रोथ जो है वो हमेशा होता रहता है, बट डीएनए सिंथेसिस होता है एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, जिसको एस फेज कहते हैं, उसमें होता है वो। और सेल साइकिल में जितने भी प्रोसेसेस वगैरह होती है ना, फेजेस होते हैं, ठीक है, सब जेनेटिक कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब सारे कंट्रोल्ड में होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर सेल एक फेज से दूसरे फेज में एंटर कर रहा है तो वहाँ पर चेक पॉइंट्स होते हैं कि सारे प्रोसेस पूरा सही तरीके से हुआ है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं हुआ, कुछ गलती तो नहीं हो गया, डीएनए सिंथेसिस पूरा सही तरीके से हुआ है कि नहीं। तभी अगर सारे प्रोसेस सही होते हैं तभी जो सेल है वो एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, ठीक है। तो सब कुछ जेनेटिक कंट्रोल में होता है। अगर कुछ गलती पाया गया, ठीक है, तो सेल करेक्ट करता है, और करेक्ट ना कर पाया तो फिर वो डेथ हो जाता है, सेल का एपोप्टोसिस हो जाती है उसमें। फिर यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन सेल का जो सेल साइकिल है वो अराउंड 24 आवर्स का होता है, ईस्ट में यही होता है वो 90 मिनट का होता है, ठीक है। और सेल साइकिल को जो है दो फेज में डिवाइड किया गया है, इंटर फेज में और एम फेज में। इंटर फेज होता है इसके लिए, इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेल है ना वो डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, मतलब अमाउंट्स को बढ़ा रहा होता है, नम सिंथेसिस कर रहा होता है, चीज़ों को, डीएनए की सिंथेसिस कर रहा होता है, प्रोटीन्स वगैरह की जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उसकी सिंथेसिस कर रहा होता है वहाँ। तो इंटरफेज में बेसिकली क्या होता है, सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक ऑर्डरली मैनर में, ठीक है। फिर वही एम फेज की बात कर ले तो बेसिकली ये होता है जहाँ पर एक्चुअल डिवीजन देखने को मिलता है सेल का। और जो एम फेज है वो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट होता है और साइटोप्लाज्म के डिवीजन पे कंप्लीट होता है ये। और अगर हम एक ह्यूमन सेल का, ठीक है, पिक्टोरियल डायग्राम बनाएं तो उसमें से सेल साइकिल जो होता है वो 24 आवर का होता है ह्यूमन सेल का। तो उसमें से जो मोर देन 95% टाइम है, ठीक है, ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, वो इंटरफेज होता है, ठीक है। और जो एम फेज होता है ना वो बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है, 5%, मतलब 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा जो है वो एम फेज चलता है, जहाँ पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है।
फिर इंटरफेज को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, G1, S और G2 फेज में, ठीक है। G1 को हम गैप 1 भी फेज भी कहते हैं। एस मतलब सिंथेसिस फेज होता है, जहाँ पर डीएनए और सेंट्रोसोम का सिंथेसिस होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। G2 फेज गैप 2 फेज कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें प्रोटीन देखते हैं हम आगे। तो गैप 1 फेज में क्या होता है, ये बेसिकली इंटरवल होता है माइटोसिस का और इनिशिएशन और डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, मतलब एस फेज। तो माइटोसिस, इससे पहले माइटोसिस हो चुका होगा, ठीक है, और डीएनए सिंथेसिस, इन दोनों के बीच में जो है वो फेज जो होता है उसको हम गैप 1 फेज कहते हैं, ठीक है। इसमें सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है, बट इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। हम एस फेज की बात करें तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन होता है। तो पहले अगर मान लो अमाउंट कितना था डीएनए का, 2C था, ठीक है, तो ये फाइनल अमाउंट हो जाएगा 4C हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट डबल हो जाएगा डीएनए का, नंबर नहीं। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता। अगर क्रोमोसोम नंबर इनिशियली 2n था तो क्रोमोसोम नंबर बाद में भी 2n ही रहेगा, नंबर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ अमाउंट डबल होता है। और एस फेज में ही न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। गैप 2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, और माइटोसिस के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करके, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बनता है, तो ठीक है, वो सब प्रोटीन ही होता है, तो प्रोटीन बना रहा होता है वहाँ पर। और इसमें सेल ग्रोथ कंटिन्यूस होता है, मतलब पूरे इंटरफेज के दौरान जो है वो सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली चलते रहे। फिर एनसीईआरटी में यहाँ पर एक G0 या फिर G0 फेज का मेंशन किया है, जिसको हम क्वासेंट स्टेज भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, सेल जो होता है वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाता है। सेल साइकिल क्या है, ये G1 फेज, एस फिर G2 फेज, एम फेज, ये फिर यही कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करते रहना, इसको हम सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। और सेल इससे एग्जिट कर जाता है G1 फेज को, ठीक है, और एक इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाता है। इनएक्टिव स्टेज यहाँ पर का मतलब ये है कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है फर्दर। इनएक्टिव का मतलब ये है फर्दर डिवाइड है। इनएक्टिव का मतलब ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, मूवमेंट वाली जो डिवीजन वाली दिख रही है वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है वो, बल्कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब वो जिंदा होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, ठीक है, बट वो प्रोलिफरेट नहीं करता है। प्रोलिफरेट का मतलब करना मतलब नंबर्स इंक्रीज नहीं करता है अपना। एग्जाम्पल दिया है हार्ट सेल का, ठीक है, या फिर बॉडी में जो दूसरे सेल्स की बात कर लो जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए। जैसे हमारा एपिथेलियम है, एपिथेलियम में अगर कहीं पर डैमेज हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर नया सेल्स बनेगा, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए, हील करने के लिए। अदरवाइज जो वहाँ पर सेल्स होते हैं वो क्वासेंट स्टेज में होते हैं। फिर कह रहा है कि माइटोसिस जो है वो एनिमल के सेल में सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है इन जनरल, ठीक है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है मेल हनी बी। मेल हनी बी में जो माइटोसिस है वो हैप्लॉयड सेल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर जनरली माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन दोनों में, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में देखने को मिलता है, जो कि जब आप प्लांट किंगडम में पढ़े होगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, तो आपको पता चला होगा। तो एनिमल में जनरली डिप्लॉयड सेल में एक्सेप्ट मेल हनी बी, प्लांट्स में बोथ में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में जो है वो माइटोसिस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एम फेज की, ठीक है। तो एम फेज को 4 फेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसमें सबसे पहले हम प्रोफेज की बात करते हैं। तो प्रोफेज में क्या देखने को मिलता है कि उसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ना, डीएनए वगैरह, क्रोमेटिन वगैरह, ठीक है, वो कंडेंसेशन वहाँ पर शुरू हो जाता है उसका, और अनटेंगल्ड जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होने लगता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है ना, वो जो एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका था, वो यहाँ पर पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ यहाँ पर मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं वो। और प्रोफेज के एंड तक, लेट प्रोफेज तक क्या होता है यहाँ पर जो एस्टर्स होता है, सेंट्रोसोम जो यहाँ पर गया, सेंट्रियोल गया, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे, ठीक है, उसको हम एस्टर्स बोलते हैं, ठीक है, पूरा मिला के एस्टर्स बोलते हैं। तो 2 एस्टर्स हो गया, ठीक है, और एस्टर्स से जो स्पाइनल फाइबर निकले, ठीक है, उसको हम मिला करके, मतलब 2 एस्टर्स और स्पाइनल फाइबर मिला कर माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। माइटोटिक एपरेटस फाइनली वो क्या करता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम को ले आता है पोल्स की तरफ। आगे देखते हैं हम। फिर इसमें जो है वो प्रोफेज में जो है वो क्रोमोसोम जो है वो दिखने लगता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 क्रोमेटिड है जो कि सेंट्रोमियर पे अटैच होता है। जो आपने जनरली क्रोमोसोम देखते हो ना, जैसा शेप होता है क्रोमोसोम का, वो प्रोफेज में दिखने लगता है। फिर प्रोफेज के लास्ट तक यहाँ पर ये सारे जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वेलप ये डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मेटाफेज पे। तो मेटाफेज जो होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, कब मानते हैं मेटाफेज का स्टार्ट,
जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर इनवेलप का, तब मानते हैं कि मेटाफेज स्टार्ट हो गया। और मेटाफेज जो होता है ना, वो क्रोमोसोम का जो मॉर्फोलॉजी है उसकी स्टडीज़ करने के लिए सबसे बेस्ट फेज होता है। मतलब इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली दिखता है। तो मेटाफेज जो है, क्योंकि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर इनवेलप का, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम फ्रीली घूमते रहते हैं और उसका शेप भी पूरा प्रॉपर रहता है। तो इसीलिए मेटाफेज जो है उस क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट फेज है। फिर मेटाफेजिक प्लेट बनता है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम जो है अलाइन करते हैं, ठीक है, उसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो होता है उसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं जो कि सेंट्रोमियर पे यहाँ पर हेल्ड होते हैं। तो ये हो गया सेंट्रोमियर, और 2 जो है सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे अटैच है। और यहाँ पर एक काइनेटोकोर भी देखने को मिलता है सेंट्रोमियर पे, एक ऐसा छोटा सा डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जो है वो स्पाइंडल फाइबर जो होता है वो अटैच करता है। डिस्क शेप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। मान लो ये हमारा काइनेटोकोर है, ठीक है, सॉरी ये सेंट्रोमियर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रहता है डिस्क शेप जैसा, यहाँ पर स्पाइनल फाइबर अटैच होता है वहाँ। और मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एनसीईआरटी में बताया गया है। तो जो भी क्रोमोसोम है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे, तो उसमें से जो एक क्रोमैटिड होता है क्रोमोसोम का, वो उसके पास काइनेटोकोर होता है। तो उस काइनेटोकोर पे एक स्पाइनल फाइबर होता है जो कि दूसरे एक पोल से आता है, और उसका जो सिस्टर क्रोमैटिड होता है, ठीक है, उसके काइनेटोकोर पे अपोजिट साइड से, अपोजिट पोल से जो स्पाइनल फाइबर आता है वो वहाँ पे अटैच होता है। मतलब देखो, ये सिस्टर को एक क्रोमैटिड है, यहाँ पर जो काइनेटोकोर है वहाँ पर इस पोल का स्पाइनल फाइबर अटैच है, और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है उसका काइनेटोकोर होगा, वहाँ पर अपोजिट पोल का स्पाइनल फाइबर अटैच है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया मेटाफेज का। और मेटाफेज से क्या देखने को मिलता है, 2 है, स्पाइनल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर पर अटैच होता है, और जो क्रोमोसोम है वो स्पाइनल इक्वेटर पे मूव कर जाते हैं, मतलब अलाइन हो आते हैं वहाँ पर मूव करके। फिर एनाफेज की बात करते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है, बेसिकली ऑनसेट ऑफ एनाफेज, मतलब एनाफेज हम शुरू कब मानते हैं, क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट करता है, ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, और क्रोमैटिड जो सेपरेट होता है यहाँ पर उसको हम डॉटर। तो ये जो क्रोमोसोम था पूरा का पूरा, ठीक है, उसमें 2 क्रोमैटिड थे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, ठीक है, दोनों क्रोमैटिड भी स्प्लिट हो गया, उसको डॉटर क्रोमैटिड बोले हम। और ये जो है वो डॉटर क्रोमोसोम है फॉर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर मूवमेंट कर रहा होता है ना, तो इसमें देखो मान लो ये स्पाइनल फाइबर यहाँ पर अटैच है, तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो सेंट्रोमियर है ना ये इधर रहता है आगे की तरफ, देखो आगे की तरफ है, तो इसको हम लीडिंग एज बोलते हैं। सेंट्रोमियर जो है पोल की तरफ डायरेक्टेड रहता है, पोल की तरफ, और जो आर्म्स होता है यहाँ पर वो ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब वो पीछे की तरफ रहता है। ये आप सिंपल लॉजिक समझ सकते हो। कोई किसी को कमर से पकड़ के खींच रहा है तो पर्सन कैसे हो जाएगा, मतलब ये मान लो आप किसी को यहाँ से खींच रहे हो तो ऐसे हो जाएगा, मूवमेंट इधर को। तो आर्म्स होता है क्रोमोसोम का, वो पीछे की तरफ होता है ट्रेलिंग बिहाइंड, और सेंट्रोमियर जो है वो पोल की तरफ रहता है। फिर आता है हम टीलोफेज पे। तो टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाता है, अपने अपोजिट पोल्स पे डिकंडेंस कर देता है और इंडिविजुअलिटी को लूज कर देता है। मतलब फिर से वहाँ पर क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा आपको कि ये प्रॉपर क्रोमोसोम है, इंडिविजुअलिटी लूज हो आती है, एकदम टेंगल्ड हो आते हैं, वो फिर से धागे की तरह बन जाते हैं। आइडेंटिटी जो होता है वो एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब एक क्रोमोसोम की तरह जो उसका आइडेंटिटी है वो लूज हो आता है, और क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो पोल पे आके कलेक्ट हो आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है यहाँ पर फिर से बनने लगता है, न्यूक्लियोलस भी फिर से बनने लगता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER सब रीफॉर्म हुआ था टीलोफेज में। तो तुमने देखा कि जो एम फेज होता है उसका जो पहला पार्ट है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, वो हो गया। अब हम चलते हैं साइटोकाइनेसिस पे, ठीक है। बिना साइटोकाइनेसिस के सेल डिवीजन कंप्लीट कैसे होगा। तो फिर अब साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है, प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है, तो वो रिजिड होता है थोड़ा सा। तो एनिमल सेल जो होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, उसमें क्या होता है, एक फुर्रो बनता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, और ये फुर्रो जो होता है और अंदर तक जाता है, और अंदर तक जाता है, ठीक है, और ये सेंटर में ज्वाइन कर जाता है, और फाइनली यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में एक रिजिड सेल वॉल हो जाता है, पाया जाता है, ठीक है, रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा सेल वॉल, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, हार्ड होता है। वो क्या होता है यहाँ पर, एक अंदर में एक वहाँ पर ओरिजिन होता है सेल प्लेट का, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है सेलुलर, मतलब मिडिल लेमिला को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि ये सेल प्लेट यहाँ बना, ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट होने लगा, केमिकल डिपॉजिट होने लगा, और अल्टीमेटली यहाँ पर डिपॉजिट होते 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 यहाँ पर पूरा का पूरा ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन बनेगा, ठीक है,
और वहाँ पर अंदर में और सेल वॉल बनने लगेगा, और बीच का जो सेल प्लेट था ना, जो यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हुआ था, वो मिडिल लेमिला अल्टीमेटली, वो मिडिल लेमिला ही कहलाता है अल्टीमेटली। तो बेसिकली वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सेंटर में, और बाहर की तरफ ग्रो करता है, और वो मीट करता है एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल सेल वॉल को, तो जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको यहाँ पर मीट कर रहा है। यहाँ पर सेंटर से शुरू होता है और बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया, और ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल हो गया। और साइटोकाइनेसिस के दौरान ही क्या होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है साइटोकाइनेसिस का, कि देखो जनरली कार्डियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाना चाहिए, बट जो सिंथाइजियम स्टेज होता है, मतलब लिक्विड एंडोस्पर्म होता है कोकोनट में जो पानी पीते हो ना, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का, तो वो फ्री न्यूक्लियर स्टेज होता है वो, ठीक है। उसमें साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं किया है, तो उसमें सिर्फ न्यूक्लियस होता है बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होता है वो साइटोकाइनेसिस के बाद नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको सिंथाइजियम स्टेज कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब माइटोसिस का सिग्निफिकेंट क्या है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, मतलब यहाँ पर सेल में जो जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ है ना, वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं, मतलब अगर पहले 2n था तो बाद में भी 2n नहीं रहता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है वो माइटोसिस से होता है, ठीक है। फिर इसमें जो है वो सेल का न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन रहता है, ठीक है। मान लो एनिमल सेल है, ठीक है, सेल ग्रोथ किया, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया क्या होगा, थोड़ा सा कम रहेगा, तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया रेशियो जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो है वो सेल डिवाइड करना पड़ता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी कि एक न्यूक्लियस होता है ना, उसके पास कंट्रोल होता है कि एक फिक्स डायमीटर मतलब ऑफ साइटोप्लाज्म को, एक अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, ठीक है। बट अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो फिर उसको सेल को डिवाइड करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए। फिर जो रिपेयर हमारे बॉडी में होता है, कहीं पे अभी इंजुरी हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी वहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, सेल ग्रोथ करते हैं और वो हील कर देते हैं वहाँ को, जैसे कि एपिडर्मिस में, लाइनिंग ऑफ गट में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, वहाँ पर माइटोसिस होता है। और प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेम टिश्यू है, एपिकल लेटर कैम्बियम में, ठीक है, जो ग्रोथ होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वहाँ पर जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस ग्रोथ जो होता रहता है प्लांट में, वो भी माइटोसिस से ही होता है। चलो अब बात करते हैं मियोसिस की, ठीक है। मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, वो एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन होता है, और इसमें जो है वो क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ आता है, ठीक है, और इसमें हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है, यहाँ पर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्यों बनते हैं, यहाँ पर ये ज़रूरी है कोई भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको मियोसिस करना पड़ता है, ठीक है। मियोसिस करने के बाद हैप्लॉइड फेज का प्रोडक्शन, जैसे गैमेट्स हो गए मेल और फीमेल में, मेल में स्पर्म हो गया, फीमेल में एग्स हो गए, ठीक है, तो फिर फर्टिलाइज होते हैं फिर से, और ये डिप्लॉइड स्टेज जो है वो रीस्टोर हो जाता है। तो अगर पेरेंटल सेल जो होता है वो 2n होता है, तो एस फेज में यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। फिर मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो, उसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम के नंबर्स आधे हो आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते हैं, बस नंबर सेपरेट हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर फाइनली मियोसिस 2 में जो होता है वो, मियोसिस 2 जो होता है वो माइटोसिस की तरह होता है, उसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं इसमें, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो आता है, और ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, बिल्कुल माइटोसिस के साथ। देन फाइनली यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, गैमेट्स कह लो। और ये मियोसिस के जो है ना वो की फीचर्स है, पहला इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ना पेयरिंग होता है, जिसको सिनेप्सिस कहते हैं। फिर रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, और यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एट द एंड, ठीक है। तो फिर अब हम मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं। देखो दोनों मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जो है वो 4 फेज में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मियोसिस फर्स्ट में सारे 1 आ जाएंगे। तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है ना, वो टिपिकली लॉन्गर होता है माइटोसिस से,
माइटोसिस के प्रोफेज से, ठीक है। तो इसको 5 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। इसको आप LZPD² के ट्रिक से याद सकते हो, LZPD²। तो L से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटिन, डेप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसमें समझते हैं, इस डायग्राम पे आप मत जाना, डायग्राम यहाँ पे गलत बने हुए हैं, ठीक है। जो लिखा हुआ है उस पर हम फोकस करते हैं। देखो लेप्टोटीन स्टेज में जो है ना, वो लेप्टो का मतलब है थ्रेड लाइक, ठीक है। तो लेप्टोटीन स्टेज में जो है वो क्रोमेटीन जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और कॉम्पैक्शन, ठीक है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम जो होता है वो थिकर और शॉर्टर होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से कंडेंसेशन शुरू होता है। जाइगोटीन स्टेज में जो है ना, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग शुरू होता है, इसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। और सिनेप्सिस जब कहते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है। मान लो ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसके बीच में ना पेयरिंग होने लगता है, ठीक है। और पेयरिंग के बाद जो है यहाँ पर जो एक डिस्टिंक्ट सा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बाइवेलेंट या फिर टेट्राड कहते हैं। बाइवेलेंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, टेट्राड इसलिए कहते हैं कि 4 क्रोमैटिड्स हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं पिकाइटिन का। पिकाइटिन में जो है वो टेट्राड जो है वो क्लियरली विजिबल देखने को मिलता है और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब देखो समझो, यहाँ पर मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना एक दूसरे से ये क्रॉस करता है, ठीक है। ये इसका कुछ पार्ट इधर चला जाता है इस क्रोमोसोम पे और इसका कुछ पार्ट उस क्रोमोसोम में चला जाता है, इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर बेसिकली जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलता है एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है ना, वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने को मिलता है और ये करवाता कौन है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम से मीडिएटेड होता है ये। फिर हम डिप्लोटिन की बात करते हैं। डिप्लोटिन में जो है ना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होने लगता है, डीसिनेप्सिस होने लगता है, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होने लगते हैं एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एट द कैजमाटा। तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है ना, वहाँ पर छोड़ करके बाकी जगह पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है, सिनेप्सिस जहाँ बना होता है, उसका डिसोल्यूशन होने लगता है। और यहाँ पर कुछ जो हमारा वर्टिब्रेट होता है, ठीक है, उसके उस साइड में जो डिप्लोटीन स्टेज है ना, वो बहुत मतलब महीनों से लेकर के सालों तक चलते हैं, ठीक है। उसको हम डिक्टियोटीन स्टेज बोलते हैं। और ये जो डिप्लोटीन स्टेज में जो अरेस्ट हो जाता है वो ह्यूमंस के अंदर भी होता है, ठीक है, आप पढ़ोगे वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फिर आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस मतलब टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है वो फुल्ली कंडेंस हो जाता है और विजिबल देखने को मिलता है यहाँ पर। स्पाइंडल जो है वो असेंबल हो जाता है और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप सब डिसअपेयर हो जाता है। तो बेसिकली डाइकाइनेसिस जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का। इसमें कैजमेटा भी टर्मिनलाइज कर जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी जो फीचर्स है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, और जो चीज़ें हैं वो सब जैसे कि गोल्जी बॉडी, ये सब चीज़ ER वगैरह सब डिसअपेयर होने लगते हैं। फिर मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि अलाइन कर जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है यहाँ पर अटैच कर जाता है काइनेटोकोर पे होमोलोगस क्रोमोसोम के, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक जगह पे एक क्रोमोसोम के एक ही काइनेटोकोर पे यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। और फाइनली यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एनाफेज फर्स्ट में सेपरेट हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड जो होता है वो सेंट्रोमियर पे यहाँ पर अटैच ही रहते हैं। यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट नहीं हुआ है, ठीक है, वो होता है मेटाफेज सेकेंड में। फिर टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ होगा वही न्यूक्लियर इन्वेलप फिर से फंस गया, अपेयर हो गया, ठीक है। और साइटोकिनेसिस के बाद डायड ऑफ सेल बनते हैं, डायड ऑफ सेल्स बनते हैं, मतलब 2 सेल्स बनते हैं जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड बन जाते हैं। फिर यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट के बाद जो है वो मियोसिस 2 होता है। तो इन दोनों के बीच में जो है ना वो एक शॉर्ट सा स्टेज, छोटा सा स्टेज देखने को मिलता है जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और ये जनरली छोटा सा शॉर्ट लाइव्ड स्टेज होता है और इसमें रेप्लिकेशन ऑफ DNA नहीं होता है। और जो न्यूक्लियर मटेरियल जो है ना यहाँ पर ये फुल्ली डिटेंगल्ड नहीं होते हैं, डिटेंगल नहीं बोलना चाहिए, अनटेंगल नहीं होते हैं, मतलब ये थोड़े कंडेंस फॉर्म में ही होते हैं, पूरा का पूरा अनकंडेंस नहीं होते हैं, वो थ्रेड लाइक नहीं बनते हैं वो। क्योंकि यहाँ फिर से मियोसिस सेकेंड शुरू करना है, तो मियोसिस सेकेंड प्रोफेज सेकेंड शुरू होगा, तो फिर से यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो जाएगा। क्रोमोसोम थोड़ा सा डिकंडेंस हुआ था और कंडेंस हुआ था, कॉम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर मेटाफेज 2 सेम ही होता है माइटोसिस की तरह। तो इसमें फिर फाइनली क्या होता है, यहाँ पर लास्ट में टेट्राड ऑफ सेल्स बनते हैं, ठीक है। मियोसिस 2 के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटेड सेल्स बनते हैं टेट्राड ऑफ सेल्स।
अब म्यूसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर से बोलो, इस डायग्राम्स में थोड़ा एरर्स है तो आप इसे फोकस मत करिएगा डायग्राम पे, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो म्यूसिस क्या करता है बेसिकली, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कंजर्व करता है। मतलब एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज जो बनता है, एक ऑर्गेनिज्म से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, तो गैमिट बनता है पहले। तो गैमिट में बनने में क्या होता है, म्यूसिस होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो आता है, ठीक है। और फिर से फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर से क्या होता है, वो डिप्लॉयड बन जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर म्यूसिस ना होता, माइटोसिस होता, तो गैमिट भी यहाँ पर 2n बनते, ठीक है। फिर 2n फ्यूज करते 4n बनते ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर वो ऑर्गेनिज्म 4n हैप्लॉइड मतलब 4n गैमिट प्रोड्यूस करते। फिर ऐसे करते करते 4n फ्यूज होता है, फिर 16n। तो ऐसे करते करते जो है ना, सिर्फ और सिर्फ धरती पर जो है वो क्रोमोसोम ही बचते, डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही बचता, ठीक है। ऑर्गेनिज्म खत्म ही हुआते। तो पहले हाफ करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर से रीस्टोर हुआते हैं। तो बेसिकली कंजर्व करते हैं क्रोमोसोम के नंबर को इस स्पीसीज में। अब पैराडॉक्स ये है कि कंजर्व करते हैं ना, तो कंजर्व करने के चक्कर में इसको पहले हाफ करना पड़ता है। तो ये बेसिकली पैराडॉक्स है म्यूसिस का, कि कंजर्व करने के लिए इसको यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ता है क्रोमोसोम का नंबर। और ये वेरिएशंस लाते हैं। वेरिएशंस कैसे लाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा ना अभी कि क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो हुआ, तो उसके कारण क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमोसोम पे एक्सचेंज हो गए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल उस पर चला गया, इसका जो है वो कुछ इस पर चला गया, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आता है, ठीक है। एक पॉपुलेशन से पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और ये वेरिएशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन करने के लिए, क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो बिना वेरिएशंस के नहीं हो पाएगा। अगर धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व करनी है, ठीक है, तो वेरिएशन से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, म्यूसिस के थ्रू। तो यहाँ पे हमने पूरा समझ लिया म्यूसिस, ठीक है। आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और फिर ये चैप्टर आपके लिए रेडी टू गो है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।